बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज 6 मई है, दिन है बुध का और आज की हमारी दूसरी वीडियो है। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि बुशरा बीबी के केस के अंदर एक दरख्वास्त उनकी बेटियाँ लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट गई और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब इस केस पर समाअत करते हैं। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की तरफ से एक हुक्मनामा जारी किया गया कि सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल अदालत में पेश हो, लेकिन पाकिस्तान में अदालती निज़ाम और इसकी वक़्त क्या है, जब आप निज़ाम के साथ खड़े नहीं होते ना, इंसाफ के निज़ाम के साथ, और आप किसी की प्रॉक्सी बन जाते हैं और आप लोगों को सहूलतकारी करते हैं, तो फिर अदालतों का यही अंजाम होता है कि पाकिस्तान में एक SHO हो, एक सिपाही हो और एक सुपरिटेंडेंट हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। उन्होंने अदालती अहकामात को अपने जूते की नोक पे रखना है। अब हुआ ये जी कि सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल बुशरा बीबी की मुलाकातों के केस में अदालती ऑर्डर के बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं हुए। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि सुपरिटेंडेंट को कहें कि 12 मई की आइंदा समाअत पर जाती तौर पर पेश हो, और अगर वो पेश नहीं हुए तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा, बंदे भेजे जाएंगे और अदालत में उन्हें पेश करेंगे। देखिए, जज साहब ने भी तो अपनी इज्जत रखनी है ना कि यार मैं भी हाई कोर्ट का जज हूं, मेरा भी कोई भरम रह जाए। एक सुपरिटेंडेंट मुझे इनकार कर रहा है और वो मेरी अदालत में पेश नहीं हुआ, उसकी क्या इज्जत रहेगी होगी। जो उसके आसपास लोग खड़े होंगे कि यार देखो ये हाई कोर्ट का जज है और लोग इसकी बात नहीं मानते, चाहे सिपाही हो, चाहे SHO हो या चाहे सुपरिटेंडेंट हो। सुपरिटेंडेंट को भी पता है ना कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर लाकर फैसलाबाद से लगाया और जिस मकसद के लिए लगाया, मेरे पीछे एक बहुत तगड़ी सिफारिश है और मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उनके मैंडेट से कर रहा हूँ। तो हाई कोर्ट का जज हो, चीफ जस्टिस पाकिस्तान हो, आईनी अदालत का कोई जज हो, हुकूमत खुद हो, हमें कोई मजबूर नहीं कर सकता कि मैं मुलाकात करवाऊं। दोस्तों, जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे एक बहुत ही मजबूत जज समझे जाते थे, गुस्से वाले। मैंने उनकी अदालत के अंदर बहुत दफ़ा कवरेज भी की, ये फूड डिपार्टमेंट के बहुत सारे केसेस और फिर ख़ासतौर पे ऐसे केसेस जिसमें पुलिस इन्वॉल्व होती थी। लाहौर हाई कोर्ट के बिल्कुल साथ सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री जहाँ पे वो बैठा करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि केस के अंदर SP साहब थे या DSP साहब थे, वो किसी हुक्म की तामील नहीं हुई, तो जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे को इतना गुस्सा चढ़ा कि उन्होंने वहीं पर हुक्म जारी किया कि SP साहब या DSP साहब, जो भी वो साहब थे वर्दी में, उनकी वहीं पर पेटी उतरवाई गई। उन्हें कहा गया कि आप दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं और उस वक्त तक आप खड़े रहेंगे जब तक अदालत का वक्त ख़त्म नहीं हो जाता। तो जजेस ने इस किस्म की भी सजाएं दी, लेकिन क्या अरबाब मोहम्मद ताहिर हथकड़ियां लगवाकर सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को अपनी अदालत में पेश करने में कामयाब होंगे? नहीं होंगे। पिछले 6 माह से इमरान खान की मुलाकातें नहीं हो रही, बहनों से मुलाकातें नहीं करवाई जाती। वो भी तो एक हुक्म था ना। यहां पर जजेस क्या कर रहे हैं कि इमरान खान से मुलाकात का केस है, अच्छा इसको तो जुर्माना करो ना। ये हर दफ़ा हमारे पास दरखास्त लेकर आ जाता है। ये पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है। दोस्तों, आज अदालत में क्या हुआ, पहले इस पर बात करते हैं। बुशरा बीबी से फैमिली और ज़ाती मॉलेज की मुलाकात की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की अदालत में समाअत का जो मुकम्मल हवाला है, ये 1 बाय 1 मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और इसमें सुपरिटेंडेंट सलमान अकम राजा और फिर इसके साथ साथ अरबाब मोहम्मद ताहिर और एडवोकेट जो थे उनके दरमियान क्या मुकालमा हुआ। हम गुज़श्ता रोज़ 11 बजे अडयाला जेल गए और डिप्टी सुपरिटेंडेंट को पैगाम भेजा। सलमान अकम राजा साहब का ये मौक़िफ़ था और हमें मुलाकात की इजाज़त जो है वो नहीं दी गई। इस पर अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने कहा कि हमने मुलाकात का ऑर्डर नहीं किया था, मुलाकात नहीं, अदालत ने रिप्रेजेंटेशन पर समाअत का ऑर्डर किया था। सलमान अकम राजा साहब ने इसका जवाब दिया, मैंने आज ही चार्ज संभाला है, मैं इस केस से मुतल्लिक मालूमात ले लेता हूँ। एडवोकेट जनरल साहब, ये इसी तरह होता है इमरान खान के केसेस के अंदर प्रोसिक्यूशन का ये पुराना डायलॉग है कि जी हम तो आज ही आए हैं, हम बीमार हैं और हमें थोड़ा वक्त दिया जाए। इनकी जो भी रिजर्वेशंस हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो हमने दूर कर दिए। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद का ये मौक़िफ़ था जिन्होंने अदालत में पेश किया। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को हमने तलब किया था, वो आए क्यों नहीं। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने ये सवाल जब किया तो इस पर एडवोकेट जनरल साहब ने कहा कि वो शायद रश में फंस गए हैं और वो रास्ते में है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद का ये मौक़िफ़ कोई ऐसी हंगामी सूरत हाल नहीं कि हम तफसीली रिपोर्ट जमा करवाएं, ये भी एडवोकेट जनरल साहब ने कहा। हंगामी सूरत हाल है। उनको रोकते हुए सलमान अकम राजा साहब ने कहा कि ये कहते हैं कि इलाज नहीं हो रहा। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, इलाज अलग मामला है, हफ्तावार मुलाकातें नहीं हो रही, यानी मुलाकात भी रोकी हुई है और इलाज भी नहीं करवाया जा रहा। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को अदालत ने तलब किया था, वो पेश क्यों नहीं हुए। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को आज ही अदालत में पेश होने का हुक्म दिया जाए। सलमान अकम राजा ने अदालत से इस्तदा की। सुपरिटेंडेंट की कोई खुदाई नहीं है
जो वो अदालत की तलबी पर पेश नहीं होता। ये सजा याफ्ता कैदी हैं और देखें किस तरह बात कर रहे हैं। एडवोकेट जनरल साहब ने उसके ऊपर जो है अपना एक रिएक्शन दिया। देखें यहाँ पर तो आइन और कानून तोड़ने वाले और आइन शिकनों को एडवोकेट जनरल साहब जो हैं वो कभी भी नहीं कहेंगे कि आइन तोड़ने वाले और आइन तोड़कर अपनी मर्जी के हैंड पिक जजेस को लगाने वालों के बारे में उनका क्या ख्याल है और उनके रवैये पर क्या ख्याल है, जिन्होंने पाकिस्तान में 25 करोड़ आवाम को भेड़ बकरियां बना दिया। यहां पर चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, यहां पर लोगों को उठा लिया जाता है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ये कहती है कि आपने 45 दिन के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कानून साजी करनी है, लेकिन वहां पर आपको अपने रवैये नजर नहीं आते। सजा याफ्ता कैदी का भी मुलाकात का हक है। अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब आए और उन्होंने थोड़ी सी कोशिश की इसमें लुकमा देने की। फरवरी से बुशरा बीबी की फैमिली से हफ्तावार मुलाकात नहीं हुई। गुज़श्ता माह ही बुशरा बीबी से फैमिली की मुलाकात कराई गई। एडवोकेट जनरल पंजाब इस्लामाबाद का ये मौक़िफ़ था जो उन्होंने अदालत में पेश किया और हफ्तावार मुलाकात नहीं करवाई गई और वो ऑपरेशन के बाद हंगामी बुनियादों पर कराई गई। देखिए ये हो ही रहा है कि जब अदालतों से एक प्रेशर बढ़ता है ना और जब आप केस को परस्यू करते हैं तो कहीं ना कोई रास्ता जो है वो ज़रूर निकल आता है। अब सवाल ये है कि इस प्रेशर को कौन बढ़ाएगा। अगर आप प्रेशर नहीं बढ़ाएंगे और आप इसी तरह खामोशी से अदालतों का चक्कर लगाएं और जज कहे कि जी के ऐसा करते हैं कि हम फलां तारीख को ये केस रख लेते हैं, आप इन अदालतों से कभी भी इंसाफ नहीं ले सकेंगे। मैं आपको दोस्तों जो अदालती कार्रवाई वो तो मैंने आपके सामने रख दी और ये जो पूरी रुदाद आपको सुनाने का मकसद ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना अब एक काम ये करना है और काम ये है कि अदलिया के खिलाफ एक तहरीक शुरू की जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लॉयर्स फोरम है इसे लीड करें। बार्स रूम्स में आप जाएं, बार्स के लोगों को आप मोबिलाइज करें और चूंकि इमरान खान के जितने भी केसेस हैं ये अदालतों के अंदर, अदालतों के जरिए इस महाज से इनको कंट्रोल किया जा रहा है। आपने इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई लड़नी है अब लड़ें, आपने हुकूमत के खिलाफ जो करना है आप करें, लेकिन जब तक अदालत से टक्कर नहीं ली जाएगी, अदालतों में वो जजेस जो किसी के कहने पर ये फैसले देते हैं इनके सामने नहीं खड़ा हुआ जाएगा, इमरान खान को इंसाफ नहीं मिलेगा। देखिए अब जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब की जो गुफ्तगू है उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितने मजबूर हैं भाई साहब, कि वो चाहते हैं कि इमरान खान की ख़ानदान को इंसाफ मिले, बुशरा बीबी की फैमिली को इंसाफ मिले, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। जो जज सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को अपनी अदालत में पेश एक हुक्म के जरिए पेश नहीं कर सकता, तो एक ऐसी अदालत जो मुकम्मल तौर पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए वो इमरान खान को कभी भी इंसाफ नहीं देगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदलिया के हवाले से एक तहरीक को बहुत जल्दी शुरू करना होगा, क्योंकि ये वो महाज है, अगर यहाँ पर आप कामयाब हो गए तो सारे महाज आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो आपके लिए आसान हो जाएंगे। गो कि आपने बहुत देर कर दी जब पाकिस्तान में अदालतें बनाई जा रही थी और एक ऐसी अदालत का क़याम अमल में लाया गया जिसे ये कहते हैं जी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तरमीम करके हमने एक अदालत बनाई। तहरीक इंसाफ का लॉयर और पाकिस्तान की तमाम बार्स अगर इकट्ठी हो जाती और आप लोगों को सड़क पे लाने में कामयाब हो जाते तो आज ये तरमीम ना होती, इमरान खान को इंसाफ मिल रहा होता। ये डोगर साहब जो है नीचे से ऊपर लाकर ना बिठाए जाते। 6 जजेस में से 4 का तबादला हो गया, एक को उन्होंने जाली डिग्री के केस के अंदर रास्ते से हटा दिया, दूसरे ने माफ़ी मांग ली। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि पाकिस्तान के अंदर वकला बरादरी और वकला बरादरी के जितने भी धड़े हैं वो खड़े नहीं हुए इन तमाम फैसलों के खिलाफ। अब आप देखें कि जो ये बात कर रहे हैं ना बैरिस्टर सलमान सफदर साहब, ये गौर से सुने क्या उन्होंने कहा। उन्होंने कहा जी कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुद एक 302 की केस में एक मरकजी मुलजिम को आंखों की पेचीदगियों और बहनाई जाने पर 1 साल के बाद जमानत मंजूर की, लेकिन इमरान खान की इलाज की इजाज़त नहीं है। अगर इस महाज के ऊपर वकला का कंट्रोल होता, अगर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर्स फोरम और वो तमाम लोग जिन्होंने तहरीक इंसाफ में इसलिए शमूलियत इख्तियार की, जिन्हें ओहदे इसलिए दिए गए कि वो इमरान खान के केसेस को, इमरान खान के इस 300 से ज़ायद मुकदमात का ये जो मामला है इसे लीड करेंगे, आज आप देख लें कि वो मुकम्मल तौर पे कॉम्प्रोमाइज़ हैं। वकला लतीफ़ खोसा, हामिद खान, बैरिस्टर अली ज़फ़र, आपको किसी पार्टी में इतने सारे MNAs MPS वकला नज़र नहीं आएंगे। वो कल जो हमारे भाई आज़ाद हुए जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा, वो भी एक वकील है। इतनी बड़ी तादाद में वकला आपकी जमात के अंदर मौजूद हों और फिर 26वीं तरमीम भी हो जाए और फिर इमरान खान के केसेस भी ना लगे, आपको अदालतों के ऊपर प्रेशर बिल्टअप करना पड़ेगा। और बैरिस्टर गौहर को तो हम भूल ही गए, सलमान अकरम राजा साहब, और फिर KPK के अंदर भी बहुत सारे वकील आपको मिलेंगे। तो ऐसी क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ के वकला अदालतों के ऊपर प्रेशर डालने में कामयाब नहीं हुए? आपने करना ही है कि वकीलों को उठाएं और जाकर आप इन अदालतों के बाहर बैठ जाएं और फिर देखें कि दबाव कैसे काम करता है। इनको फैसले करने पड़ेंगे। इनको मालूम होगा कि यार हमने चैम्बर से बाहर निकलना है, वकील बैठे हुए हैं,
हम किधर से निकलें, जितने मर्जी दरवाजे हों, लेकिन जिस दरवाजे से आप आए थे इस निज़ाम के अंदर, चोर दरवाजे से, आपको फिर उसी रास्ते से बाहर जाना पड़ेगा। कल अलीमा खान ने कहा ना कि जब हम जस्टिस डोगर को देखते हैं तो उनके माथे पे पसीना, एक बेचैनी होती है और वो परेशान होते हैं कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। सर, जिन्होंने हैंडपिक्ड एक जज को नीचे से उठाकर ऊपर लगाया, क्या ऐसी काबिलियत थी? क्या कोई जस्टिफिकेशन है किसी के पास कि आप एक जज को आप निज़ाम में कहीं और से उठाकर अपनी मर्जी के सिस्टम को बनाकर वहां पे इंस्टॉल कर देते हैं? जस्टिस डोगर के पास कौन सी ऐसी काबिलियत थी कि उन्हें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज बना दिया गया? किसके कहने पर? सर, सब कुछ दीवार पे लिखा हुआ है कि हैंड पिक जजेस और इनके फिर फैसले जहां से लिखे लिखाए आते हैं, ये पढ़कर सुनाएंगे। और खान साहब के केस के अंदर जो ये दलील पेश की गई, वुकला को सोचना पड़ेगा कि उन्होंने इस तहरीक को चलाना या नहीं चलाना। और फिर आपको ये खबर दें कि बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने 190 मिलियन पाउंड केस में अपीलों की जो समात है इसे मुलतवी करने की दरखास्त दायर कर दी है। और गुज़श्ता 16 माह 13 समातों में ये पहला वाक़या है जब सलमान सफदर की जानिब से केस मुलतवी करने की इस्तदा की गई। और वजह ये बताई गई कि सिर्फ सज़ा मुअत्तली दरखास्तों पर दलाइल की हदायत थी। अपीलों के हवाले से हदायत लेने के लिए जेल हुकाम को मुलाकात का हुक्म देने की इस्तदा की जाए। बाज़ लोग इसमें ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जानकर ये कर रही है और इसमें हिकमत अमली क्या है। मैं आपको एक हिकमत अमली बता देता हूँ, और ये कानूनी मामला है। इसमें ऑब्वियसली जो लॉयर्स हैं वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में इसको ब्रीफ कर सकते हैं। और सलमान सफदर साहब की क्या स्ट्रेटजी है वो भी आपके सामने रख देता हूँ। इसमें जज्बात से ज़्यादा होश से काम लेने की ज़रूरत है, और अपीलों के मामले में इमरान खान की हिदायत वाज़े नहीं है। अगर आप पिछले कुछ दिनों की जो समात है या लास्ट फ्यू जो हियरिंग्स थी इसको उठाकर देखें तो उसमें जो रवैया है जस्टिस डोगर का वो ये है कि आप जल्दी करें, अपीलें लाएं, हम फैसला करते हैं। अब ये क्यों करना चाह रहे हैं? एक घनौनी साजिश तैयार की गई है। ये 26वीं तरमीम, जस्टिस डोगर का आना और फिर इस अदालत के जरिए एक फैसला और अपीलों का समात के लिए मुकर्रर होना, ये क्यों किया गया? 9 माह तो आपको याद नहीं आया, डोगर साहब आए तो आपको याद आ गया। सजा मुअत्तली के ऊपर तो दरखास्त को एंटरटेन आप नहीं करते, लेकिन अपीलों को आपने फौरी तौर पर एंटरटेन करने के लिए तारीख भी दे दी, इसलिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस फैसले के ऊपर अपनी मोहर लगाएगी जो सज़ा खान साहब को है। और फिर ये चला जाएगा केस सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में, जहां पर अमीनुद्दीन साहब बैठे हैं। अमीनुद्दीन साहब ने अपना पूरा एक लश्कर तैयार कर लिया, अपने आसपास जितने भी लोग हैं। आपने भी बहती गंगा में हाथ धोए और उन्हें भी इसमें फैज़याब किया, और उनके भी अलाउंसेस बढ़ रहे हैं। तो फिर वहाँ पे एक पूरा कुंबा मौजूद है, एक कबीला है जो इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अपील पर जो सज़ा बरकरार रखी जाएगी, अल्लाह ना करे ऐसा हो, उसके ऊपर मोहर लगाएंगे। और फिर आपके पास क्या रास्ता होगा? फिर रास्ता क्या है ऐसा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को, आप 4 हैं, आप 4000 हैं, अब 400 हैं, आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर धरना देना चाहिए, भूख हड़ताली कैंप लगाने चाहिए, और यही रास्ता है। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो फॉल्ट लाइन है बहुत गहरी और अब बड़ी वाज़ेह हो रही है, जिसकी बुनियादी वजह धड़ेबंदी है, लीडरशिप का फुकदान है, और सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद अपने आप को पहुँचाया। इतना इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत ने नहीं पहुँचाया। आपकी मंजिल होती है, आप उस मंजिल के लिए कोशिश करते हैं, और फिर इस कोशिश के लिए लोग कुर्बानियाँ देते हैं। लेकिन यहाँ पर हो ये रहा है कि कुछ लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं, और इस हद तक उन्होंने कुर्बानियाँ दी कि उनके ख़ानदान को एक तरह से टारगेट किया गया, चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया। ये लफ्ज़ हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिसके घर पर ये बीती है ना वही जानता है। जिसकी माँ बहन बेटी के सामने बच्चों को मारा जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जाती हैं। दोस्तों, ये कोई आसान काम नहीं है कि माँओं बहनों बेटियों को आपके सामने मारा जाए या धक्के दिए जाएं या घसीटा जाए, और आपने सब कुछ किया। एक वो लोग, एक ऐसा ग्रुप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो असीरान का है, जो कुर्बानी दे रहे हैं, जो इमरान खान के साथ सच्चे थे या डट के खड़े थे, आज वो जेल के अंदर हैं। और जो लोग सच्चे नहीं हैं या कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या कुछ करना नहीं चाहते या प्रॉक्सीज हैं, वो छुपे हुए हैं एक नारे के पीछे। वो नारा क्या है कि खान से मुलाकात होगी तो कोई फैसला होगा, इमरान खान का हुक्म है, इमरान खान ने ये कहा। और यार, इमरान खान ने और भी बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं होता। अब लोगों ने अपने आप को छुपा लिया कि मुलाकात होगी, वो फैसला करेंगे तहरीक चलानी है या नहीं चलानी। मुझे अच्छी तरह याद है 2 साल पहले मैंने एक बात कही थी, और आज ये सब कुछ हो रहा है कि अगर खुदा ना खास्ता कल को ये मुलाकातें बंद कर दी गई तो फिर आप क्या करेंगे? आपके पास प्लान बी क्या है? उस वक्त हमें बताने वाले ये बताया करते थे कि जी प्लान बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, एफ भी है। और भाईजान, ABC ख़त्म हो गई, लेकिन आपका प्लान पाकिस्तान की आवाम को नहीं पता चल सका। अब हर चीज़ को इमरान खान की मुलाकात के साथ जोड़ा जाता है। देखें, जब आपकी लीडरशिप कैद हो जाती है तो सेकंड टियर लीडरशिप का मैदान में आकर क़यादत को संभालना बनता है। आपकी एक प्लानिंग होती है। मैं आपको उसकी मिसाल दे देता हूँ। ईरान के अंदर शहादतें हुई, रहबर की शहादत के बाद क्या हुआ कि ईरान पीछे हट गया, ईरान की तबाही हो गई।
ईरान की क़यादत और शहादत साथ साथ चल रही थी। यहां पर कुर्बानी वर्कर देता है और कुछ MNAs MPs कुर्बानी दे रहे हैं, खानदान के लोग कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन क़यादत किधर है? सिस्टम कहां है? आपका कोई प्लान नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मंजिल क्या है? यहां पे बहुत सारे रहबर आपको नजर आएंगे, यहां पे बहुत सारी धड़े आपको नजर आएंगे और यही वजह बन रही है। आज सलमान अकरम राजा साहब ने कुछ बातें कही हैं और फिर रऊफ हसन साहब के हवाले से भी जो उनकी सैलरी का मामला है, और अब सोहेल अफरीदी के हवाले से लोग एक कंपैरिजन क्या करें ये भी मैं आपको बताता हूं। रऊफ हसन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी हर माह 5 लाख तनख्वाह देती है। वर्कर्स को तनख्वाह मिले ना मिले, इनको हर माह तनख्वाह जरूर मिलती है। ये 5 लाख रऊफ हसन सिर्फ चैट GPT से नोट्स निकालकर ग्रुप्स में भेज देते हैं और सबको कहते हैं कि इसको पढ़ो, और मौजूदा हालात पर कुछ भी नहीं। ये असदुल्ला ने एक खबर इस हवाले से दी है। तो एक ऐसी जमात जिसका लीडर जेल में है, जहां पर वकला की एक पूरी पलटून आपको नजर आती है, वहां भी वकील आपको फीसों वाले नजर आएंगे खान साहब के मामले में और बुशरा बीबी के मामले में। और तहरीक इंसाफ में जब मामला तनख्वाहों पे आ जाता है ना मेरे भाई, या किसी भी जमात में मामला तनख्वाहों पर आ जाए, तो वहां पर तहरीकें नहीं चलती। अब रऊफ हसन को भी पता ना यार, मुझे 5 लाख मिल जाता है अगर ये खबर दुरुस्त है, मुझे क्या जरूरत पड़ी है जाकर मैं तहरीक चलाऊं। आपने रऊफ हसन को कहीं पर देखा? लेकिन दोस्तों मुझे अब इसे कहने में कोई आर नहीं है। पहले तो हमें शक था ना, अब ये यकीन में तब्दील हो गया कि ये पार्टी लेवल के ऊपर भी इलेक्शन कमीशन बतौर रजिस्टर्ड जमात और तहरीक इंसाफ, अगर इलेक्शन कल को मुल्क के अंदर हुए तो हमारे पास तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे आवाम जाकर मोहर लगाए इमरान खान के नाम पर, या पता हो कि हाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान छीन लिया गया। यार इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा दो, इलेक्शन कमीशन में इस केस को लड़ो। आज 3 बरस हो गए, 2 बरस आपको इलेक्शन, जो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन था वो इसी बुनियाद के ऊपर लड़ा गया कि तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया गया। लेकिन तहरीक इंसाफ का ये जो बैरिस्टर गौहर है, इन लोगों को इतनी शर्म नहीं आती कि आप इस तहरीक को, तहरीक इंसाफ को दोबारा खड़ा कर सकें कागजों के अंदर। वैसे तो अवाम आपके साथ है, लेकिन कागजों में ये कुछ नहीं करेंगे। तो रऊफ हसन साहब 5 लाख रुपया ले रहे हैं जी इस वक्त, और जब तनख्वाहदार फौजी होंगे ना, जिस तरह अमेरिका में तनख्वाहदार फौजी थे और उनको भूख लगी, उन्होंने अपने ही बहरी बेड़े को आग लगा दी और बहरी बेड़े को पुल आउट करना पड़ गया। बाद में पता चला कि बैलिस्टिक मिसाइल थे, 12 माह से वो समंदर में थे। तो तनख्वाहदार फौज और ईरान की फौज जो लड़ रही है, अवाम जो बगैर किसी तनख्वाह के, और वहाँ पर लोगों के जज्बे देखें कि फौजी जवानों ने ये कह दिया था कि जब तक हमारे हालात ठीक नहीं होते हम अपने मुल्क की और अपनी क़यादत के साथ खड़े हैं। तो भाई क़यादत और शहादत ये दोनों साथ साथ चलती है। ये नहीं हो सकता कि एक ग्रुप जो है वो कुर्बानियां दे और दूसरा ग्रुप जो है उसके ऊपर कैपिटलाइज करे। दोस्तों सलमान अकरम राजा साहब ने फंडिंग का मामला उठा दिया है, और अब तो खबर ये भी आ रही है कि ये जो गैर मुल्की फंडिंग वाला मामला है इसके ऊपर भी केस को परस्यू किया जाएगा, और उसमें इमरान खान को उन्होंने जो मेन एक्यूज है वो डिक्लेयर किया। यानी ये प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो 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 पेपर्स फाइल किए गए हैं उसके अंदर इमरान खान को उन्होंने मेन एक्यूज जो है वो जाहिर किया है। इमरान खान का हुक्म है कि पार्टी में फंडिंग पार्टी के अंदर से हो। हमने एक निज़ाम वाजे किया कि मेंबरान असम्बली और सेनेटर्स जो 5.5 लाख रुपए माहाना से ज़्यादा ले रहे हैं उसमें से सिर्फ 50,000 रुपये पार्टी फंड में जमा कराए जाएं, लेकिन पार्लियामेंटेरियंस की एक बड़ी तादाद ये नहीं कर रही। इसकी वजह से भी हमें मुश्किलात दरपेश आती हैं। तमाम ऐसे मामलात हैं जिनको अब हमें सामने लाना होगा और खुल के बात करना होगी। बहुत अच्छे, यहाँ पे मामला पैसों का आ गया जी। जिस तहरीक के अंदर सर फंडिंग की बात आ जाए और तहरीकें फंडिंग के बगैर नहीं चलती, जब ये मामला शुरू हो जाए ना तो फिर आप समझें कि आपका जवाल भी उसके साथ ही शुरू हो गया। और सलमान अकरम राजा साहब, आई डोंट नो अब लोग इनके ऊपर भरोसा करेंगे। और दोस्तों वफा के इस रास्ते में जिन लोगों ने कुर्बानी दी, आपने हामिद रजा को नहीं भूलना। आपको याद है ना, मैंने आपको हामिद रजा साहब के बारे में बताया था कि यार हामिद रजा की जो ज़ात थी वो इमरान खान के साथ बड़ी मुखलिस थी और है। अगर मुखलिस ना होता ना ये भाई हमारा, तो आज ये आज़ाद होता, ये बैरिस्टर गौहर होता, ये सलमान अकरम राजा होता, ये बाकी ओन अब्बास बप्पी और ये सारे लोग इन जैसे होते ना। ये गिरफ्तार हो गया, इसको सज़ा हो गई, ये जेल में है। किस लिए? ये भी इश्क इमरान में मारा गया। इसका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। इसने कहा कि खान साहब ये मेरी जमात है और ये मेरी जान है, मेरी ज़िंदगी जो चाहिए आपको ले लें। और खान साहब ने इस जमात को, यानी उस वक्त सहारा ये हामिद रजा ने दिया जब इमरान खान की जमात को ख़त्म कर दिया गया। हामिद रजा के बारे में कोई बात ही नहीं करता। उस्मा खान ने उस दिन बात की और मुझे बड़ी खुशी हुई, और ये मैं आपसे शेयर इसलिए भी कर रहा हूँ कि हामिद रजा वो लोग थे जिन्होंने वाकई इस रास्ते में इमरान खान के साथ वफा की और डट के खड़े हैं। हामिद रजा साहब के हवाले से उस्मा खान ने क्या कहा, ये सुने ज़रा। साहबजादा हामिद रजा छुप कर नहीं बैठे थे, उनका तहरीक के साथ ताल्लुक भी कोई नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें 10 साल की कैद की सज़ा सुना दी गई।
उन्होंने और 2 और लोगों ने बहादुरी से गिरफ्तारी दे दी। पीटीआई के जो लोग छुपे हुए हैं वो गिरफ्तारी ना दें लेकिन ओहदे छोड़ दें। मैंने आपको ना एक बात बहुत पहले कही थी, आज पाकिस्तान में हमारे दोस्त जो हैं लंदन में बैठकर अब ये बात कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ अगर पूरी पार्लिमान अडयाला के बाहर जाकर बैठ जाती है और गिरफ्तारी हो जाती है, या गिरफ्तारी ना भी होकर बैठ जाए, तो ये हेडलाइन बनेगी। आज इमरान रियाज ने भी किसी ने क्लिप मेरे साथ शेयर किया हुआ था और नीचे लिखा था कि भाईजान ये देखें, आपने ये बात कई माह पहले कही थी और आज इमरान रियाज हमारे भाई ने भी ये बात कही है। तहरीक इंसाफ, ये दैट वुड बी एन इंटरनेशनल हेडलाइन कि पाकिस्तान में पूरी कौमी असम्बली की जो अपोजिशन है वो जाकर अडयाला बैठ गई, केपी असम्बली की हुकूमत पूरी की पूरी जाकर अडयाला बैठ गई, पंजाब असम्बली की पूरी अपोजिशन अडयाला बैठ गई। यार हेडलाइंस तो आपके पास हैं, लेकिन यहां पर 5 लाख 5.5 लाख तनख्वाह लेने वाले, अब उनसे पैसे लिए जाएंगे, किस तरह से तहरीक चले। और फिर इस तहरीक का आप लोगों ने किया क्या? दैट इज द मेन क्वेश्चन। आपको पैसे की जरूरत, पाकिस्तान की आवाम जो है ओवरसीज चैप्टर्स ने करोड़ों डॉलर्स अगर वो चाहें एक इशारे पर तहरीक इंसाफ के लिए इकट्ठे हो सकते हैं, इमरान खान की रिहाई के लिए इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन कोई हो तो सही, कोई रहबर तो हो, कोई रास्ता दिखाने वाला तो हो, कोई चलने वाला तो हो, कोई कुर्बानी देने वाला तो हो। लेकिन यहां पर लोग कहते हैं, जरा सुने, बहुत तकलीफ हुई मुझे ये सुनने के बाद जब फिरदौस शमीम नकवी साहब ने, काफ़ी दिनों से उनका एक क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और मैं इस पर बात नहीं करना चाहता था क्योंकि ऐसे लोगों के हवाले से बात करना, लेकिन अब दोस्तों एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। वो क्या कहते हैं कि मैं अडयाला के बाहर आने को ठीक नहीं समझता, कराची से अडयाला आना इतना आसान नहीं, कराची से अडयाला आने पर 1 लाख रुपए लगता है। अगर हम अडयाला के बाहर आएंगे तो घर कैसे चलाएंगे, बच्चों का पेट कैसे पालेंगे, अगर वर्कर्स पर मुकदमे हो जाएं तो क्या करें। मुझे लगता है कि हमें पाकिस्तान के हर शहरी की हाई कोर्ट्स के बाहर एहतजाज करना चाहिए। और फिर आपको ये खबर दें कि सुहेल अफरीदी साहब आज मानसहरा जलसे से खिताब करेंगे, शायद जलसा शुरू भी हो चुका हो। सवाती साहब जो हैं वो जलसे के इंतजामात कर रहे थे और आपको हर तरफ वो नज़र आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ना जलसे कभी भी नाकाम नहीं हुए और इन जलसों को अगर आप ना भी करें ना तो तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जो मकाम है वो कभी भी नहीं खोएगी। आवाम आपके साथ है, ये हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट जो कुछ भी कर ले, लेकिन अवाम का रिश्ता आपसे कभी भी नहीं टूटेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम ये वीडियोस देखते हैं ना कि सुहेल अफरीदी चलते हुए आ रहे हैं, अपना कलफ लगा हुआ सूट पहनकर, वेस्ट कोट उन्होंने पहनी हुई है, हेलीकॉप्टर में बैठ रहे हैं, हेलीकॉप्टर से निकल रहे हैं, जा रहे हैं और पीछे कोई तराना लगा दिया जाता है। देखिए, आम आदमी की और हमारी जंग क्या थी? हमारी तो जंग यही थी कि जब मरियम का काफिला निकलता है तो वहाँ पर गाड़ियाँ गिनी जाती हैं। जब प्रोटोकॉल में गाड़ी आपकी फंस जाती है और आपको कहा जाता है कि आप आधा घंटा इंतजार करें, बिलावल जरदारी शहजादा साहब जो हैं वो गुजर रहे हैं। आप देख लें कराची में क्या हुआ, लोगों ने जो प्रोटोकॉल था वो तोड़ दिया, उन्होंने कहा भाड़ में जाए, हम तो निकल रहे हैं। तो हमारी तो जंग यही थी कि इनके प्रोटोकॉल्स की गाड़ियों को जब हम गिनना शुरू करते हैं तो हमें अवाम याद आती है, अवाम की तकलीफ़ें हमारे सामने होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि आपके पैसे से, मेरे पैसे से, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल से लोग खेल रहे हैं और अपने मुस्तकबिल को संवार रहे हैं। और ख़ासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सर ये दरवेशों की जमात है, ये उन लोगों की जमात है जिनके पास इमरान खान ने कुछ दिया हो या ना दिया हो लेकिन शऊर तो दे दिया, जिनका कोई एजेंडा नहीं है। पाकिस्तान की आवाम का क्या एजेंडा होगा? हालात ठीक हो जाए, बच्चों का मुस्तकबिल, तालीम, रोटी मिल जाए, रोज़गार मिले, बिजली हो। इस मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो IPPs को दिया जाता है, लेकिन फिर भी सितम ज़रीफ़ी ये है कि हमारे पास बिजली नहीं है। हमारी जंग यही है ना, यही आम आदमी की जंग है, यही इमरान खान की जंग है, यही पाकिस्तान की जंग है, यही 25 करोड़ आवाम की जंग है। तो सुहेल अफरीदी आपकी भी यही जंग होनी चाहिए। आप जब ये तस्वीरें लगाते हैं ना, आप यकीन करें दिल खून के आंसू होता है। अगर आप ये समझते हैं कि इन तस्वीरों को लगाने से इमरान खान रिहा हो जाएगा और आप अपना कोई मकाम बनाएंगे, आई डोंट थिंक सो। मेरे भाई, आप मोहतरम हैं, आप तहरीक चला रहे हैं, आप इलेक्टेड एक कुर्सी पर बैठे हैं, आपके ऊपर इमरान खान ने भरोसा किया। लेकिन जब आप ये कहते हैं ना कि अलामा साहब तारीख देंगे, अचकजई तारीख देंगे, भाई वो तो तारीख नहीं दे रहे। आपका प्लान बी क्या है? आप क्या करेंगे? कमांडर अगर आपका जेल में है और कमांडर इन चीफ उसे तमाम रास्ते बंद कर दिए गए, जो बाकी नीचे छोटे छोटे कमांडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? प्लान बी तो होना चाहिए। तो मुझे आज वो वीडियोस देखकर बहुत तकलीफ हुई और इस पर तो बहुत ज़्यादा लोगों ने अब तकलीफ का इजहार भी किया। तारिक मतीन भाई जो हैं हमारे, जब सुहेल अफरीदी वॉज इन कराची तो बाकायदा तारिक मतीन साहब से वो मिले भी और उस वक्त मुझे अच्छी तरह, मेरे क्योंकि इल्म में बात है कि सुहेल अफरीदी साहब की टीम ने उनसे पूछा था कि वो तारिक मतीन साहब के पास भी आना चाहते हैं, उनके बेटे का उन्होंने अफसोस भी करना था। फिर वो बाद में मुलाकात भी हुई। तारिक मतीन ने भी लिखा कि क्या ये शहजादा शहजादी वाला माहौल कहाँ से आ गया भाई?
तो ये लोग आप पर तनकीद करेंगे। अगर आप ये समझते हैं कि आप तनकीद से बच जाएंगे, ये नहीं होगा ऐसा, लोग तनकीद करेंगे। और दोस्तों, सुहेल अफरीदी ने एक और भी ऐलान किया था, और वो ऐलान ये था कि हम कलम छोड़ तहरीक चलाएंगे और इम्तियाजी सलूक जो वफाक सूबे के साथ कर रहा है, और वफाक की जानिब से NFC अवार्ड बिजली और गैस में सूबे के साथ दानिस्ता इम्तियाजी सलूक रखा जाता है। 6 मई को सूबे भर में कलम छोड़ हड़ताल की जाएगी, जबकि एमरजेंसी सर्विसेज इसमें शामिल नहीं होंगी। इमरान खान और बुशरा बीबी को ज़ाती मौलजीन की निगरानी में इलाज की सहूलत फराहम नहीं की जा रही। देखिए, ये आपका अपना सूबा है, आपके अपने लोगों को नुकसान पहुँच रहा है, आपके इदारे नहीं चल रहे, आप तो मानसरा चले गए ना, तो कलम छोड़ तहरीक का क्या फ़ायदा होगा। और मुझे वो बंदा ढूंढना है, मुझे उसकी तलाश है जो ये आपको मशवरे देता है, कलम छोड़ तहरीक। और शायद वो हमारी हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा लगता है कि मुतासिर भी है। जो 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो चली थी, ज़रा उसका बैकग्राउंडर आप पढ़ लें। और उस वक्त अगर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रही थी तो जो जितनी भी अहम पोस्ट थी वहाँ पे मुसलमान और हिंदू दोनों मौजूद थे। और अगर ये तहरीक चलती है तो जाहिर सी बात है कि पूरी अंग्रेज़ की मशीनरी स्टॉप हो जानी थी ना, तो उसका एक पूरा बैकग्राउंडर था। लेकिन यहाँ पर सूबा भी आपका, हुकूमत भी आपकी, अवाम भी आपकी, मैंडेट भी आपका, और लोगों ने बुरा भला भी आप ही को कहना है। और आप कह रहे हैं कि जनाब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एक छुट्टी मिल गई और क्या हुआ है, एक और छुट्टी सही, आज वैसे मनसेरे में जलसा हो रहा है। तो ये लोग जो आपको ये जितने भी आपके जो प्रोग्राम्स का जो ऐलान आपसे करवाया जाता है, ये असल में आपके दुश्मन हैं, ये आपके दोस्त नहीं हैं। और दोस्तों, एक और जो ऐलान किया गया था वो ये था कि रिहाई फोर्स, आपने रिहाई फोर्स के कुछ बंदों का नाम भी लिया कि 10,000 या 12,000 इतने हो चुके हैं, 1 लाख हमने करना है और फिर हम लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देंगे। और वो क्यों था? इमरान खान की सेहत, इमरान खान की रिहाई, यही था ना मामला। आज जब शाहिद खटक साहब से जब पूछा गया तो वो ये कहते हैं कि खान साहब की सेहत की वजह से हमने इस फोर्स पर काम छोड़ दिया। और भाई, ये जो तुम्हें जो मशवरे देने वाली जो भी अंदर शख्सियात है ना, असल में ये तुम्हारी दुश्मन है। किसी रिहाई फोर्स की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो रिहाई फोर्स का फैसला भी आपका गलत था। पाकिस्तान की आवाम ने 8 फरवरी 2024 को जब इमरान खान को वोट दिया, उस वक्त कोई फोर्स नहीं थी मेरे भाई। और अगर आप एक अलग से विंग बनाएंगे तो यकीनन क्रिटिसिज्म होगा, और लोगों की पर्सनल सिक्योरिटी, पर्सनल जो उनकी हिफाजत है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। जब आपने नाम दे दिए, जब आपने अपनी पहचान करवा दी कि आपका नाम क्या है, आपका ताल्लुक़ किस सूबे से है, आप कहाँ से हैं, तो जाहिर सी बात है काम आसान हो जाएगा ना एजेंसीज़ के लिए, बाकी लोगों के लिए। आपको याद होगा दोस्तों, जब भी कभी क्रैकडाउन होता है ना, तो हर थाने में लिस्टें मौजूद होती हैं। उन लिस्टों के ज़रिए लोगों को पकड़ा जाता है, और हर SHO को पता होता है कि PTI का धड़ा कहाँ है, किसके घर हमने जाकर छापा मारना है और कौन कौन एक्टिव है, इन सबको पता होता है। और पंजाब में तो अब ये काम बहुत तेज़ी से हो भी रहा है, SHO के पास तो मैंडेट ही ये है। तो जब आप लिस्टें ऐसी बनाएंगे और फोर्स तैयार करेंगे ना, तो उनकी आपने एक तरह से मदद करनी थी। तो लोग डरते हैं, वो क्यों जाकर फोर्स के अंदर नाम लिखवाएंगे। और मान लें कि ये गलत फैसला था और आपको इस फैसले के बाद जो नताइज हैं वो आपके सामने हैं, लोगों ने इसको मानने से इनकार कर दिया। दोस्तों, मैं आपको एक खबर ये भी दे दूं, जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, तहरीक इंसाफ गलतियाँ कर रही है, वहाँ पर कुछ लोगों का ये कहना है कि नवाज शरीफ 3 साल लंदन में रहे। नून लीग के एक बैरिस्टर ने नवाज शरीफ से दरख्वास्त की कि आप UK के जो पार्लियामेंटेरियन से मिलें और उन्हें अपने मसाइब से आगाह करें। नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया। और फिर वहाँ पे हुमायूं मोमिन साहब बैठे हुए थे, सेनेटर, तो उन्होंने कहा जी कि उनको अंग्रेज़ी नहीं आती। देखिए, मैं चूँकि 5 साल बरतानिया में नवाज शरीफ साहब को बड़ा एक्सटेंसिवली कवर किया, और कौसर काज़मी साहब भी कवर करते रहे एज ए जर्नलिस्ट, और उसके बाद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम नून के तर्जुमान हैं अब वो पंजाब हुकूमत के। तो ये बात खुद भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इनको कितनी दफ़ा ऑफ़र्स आई, या ऑफ़र्स मौजूद भी थी या नहीं थी। दोस्तों, आपको याद होगा कि एक इंटरव्यू जो इसहाक डार साहब का BBC में हुआ, तो उसके बारे में कुछ लोगों की इन्फॉर्मेशन थी कि ये इंटरव्यू इब्तदाई तौर पर नवाज शरीफ साहब को अप्रोच किया गया कि आप आएँ, तो शायद उन्होंने इनकार कर दिया होगा, जिसके बाद डार साहब गए। नवाज शरीफ साहब ने 5 सालों में बरतानिया के अंदर कुछ नहीं किया। उसकी बुनियादी वजह उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, और मेरा ख्याल है कि ये बात माननी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर वो अच्छी अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते तो आप उर्दू में बात कर लें, किसी को भी इंटरव्यू दें जाकर उर्दू में बात करें, और साथ एक अपने ट्रांसलेटर बिठा लें। दुनिया में बहुत ऐसे ममालिक हैं, नरेंद्र मोदी भी ये काम करता है, और जो चाइना की क़यादत है वो भी ये काम करती है, तो उन्होंने तो कभी बुरा नहीं माना। इवन के व्लादिमीर पुतिन वो भी ये काम करते हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन तस्लीम करें कि आपको अंग्रेज़ी आपको बोलनी नहीं आती। 5 सालों में हमारा ये ख्याल था कि नवाज शरीफ अब यहाँ पर आ गए हैं,
तो वो दुनिया को दिखाएंगे कि उनके साथ क्या हुआ। अगर वो जर्नैलों के नाम लेकर तकरीरें कर सकते हैं तो वो जो बैरिस्टर साहब थे इनकी बात क्यों नहीं मान रहे थे। मसला सिर्फ अंग्रेज़ी का भी नहीं था, मसला ये भी था कि पार्लियामेंटेरियंस ने यूके के इनका साथ नहीं देना था। साथ जहाँ से इनको मिला वो थी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, इसलिए वो वही दरवाज़ा खटखटाते रहे। जनरल बाजवा आपको हिसाब देना होगा, जनरल फैज़ आपको हिसाब देना होगा, और फिर हिसाब हुआ। वो कैसा हिसाब हुआ वो पूरी कौम आज देख रही है। तो नवाज शरीफ साहब उसी रास्ते पे चलना चाहते थे जो रास्ता उन्होंने हमेशा इख्तियार किया, और वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील थी। और अब तो गवाहियाँ मुशाहिद हुसैन सईद साहब को अगर आप सुनें तो वो ये बताते हैं कि नवाज शरीफ को जनरल बाजवा ने डील करके बाहर भिजवाया। इमरान खान को इस डील का नहीं पता था। नवाज शरीफ और जनरल बाजवा आपस में मिल गए थे, और जब मरियम के बारे में पता चला तो खान साहब ने उसको रुकवा दिया। ये मुशाहिद हुसैन सईद साहब की गुफ्तगू है। तो दोस्तों ये डील थी इस्टेब्लिशमेंट और जनरल बाजवा और नवाज शरीफ के दरमियान, और जनरल बाजवा सिर्फ एक एक्सटेंशन चाहते थे कि अगर उनको एक्सटेंशन मिल जाए तो यकीनन उनके बहुत सारे मसाइल जो वह हल हो सकते हैं, लेकिन इनके मसाइल कभी नहीं हल होने, ये एक्सटेंशन लें या ना लें। दोस्तों ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।